नमस्कार। आज हम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष की इकाई प्रथम के विकलांग बालकों की शिक्षा का विकास प्रकरण पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा सभी के लिए का नारा अत्यधिक प्रचलित है, किंतु इससे पूर्व शिक्षा सिर्फ धनाढ्य वर्ग के बालकों अथवा सक्षम बालकों तक ही सीमित थी। यदि विकलांग बालकों की शिक्षा के विकास पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि प्राचीन या प्रारंभिक समय में शारीरिक रूप से अपंग बालकों की शिक्षा को पृथक्करण की नीति के रूप में देखा जाता था। यानी शारीरिक रूप से अपंग बालकों की या तो समाज में हत्या कर दी जाती थी या उन्हें कलंक के रूप में समझा जाता था, यानी कि उन्हें पूर्व जन्म के कोई दोष के रूप में समझा जाता था या हे दृष्टि या दयालुता की भावना उनके प्रति रखी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो समाज था उसमें विकलांगों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके लिए कोई स्थान नहीं था और ये पृथक्करण की नीति ही उन्हें शिक्षा से वंचित कर रही थी। किंतु धीरे धीरे जैसे 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मानव शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विकास होने लगा, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया, जहाँ पे विकलांग शिक्षा का भी विकास होने लगा। 17वीं शताब्दी को इस क्षेत्र में प्रगति के काल के रूप में जाना जाता है और इस समय प्रसिद्ध समाज सुधारक कमेनियस ने अपनी पुस्तक स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जो कि उन्होंने 1628 ईस्वी में लिखी थी, इसके अंतर्गत उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्धारण, किंतु फिर भी यह पुस्तक पूर्ण रूप से धनाढ्य वर्ग ही जो अपने बालकों के समुचित विकास के प्रति सचेष्ट था लाभान्वित कर सका। किंतु इस परिणाम को देखकर कमेनियस ने 1657 ईस्वी में अपनी दूसरी पुस्तक का निर्माण किया, जिसका नाम था आर्बिस पिक्टस, जो उन्होंने 1657 को में लिखी थी। इस पुस्तक की पठन सामग्री चित्रों से अंकित की गई थी, यानी इस सचित्र पुस्तक का मूल उद्देश्य बालकों को सर्वप्रथम स्थूल तथ्यों से परिचित कराने के पश्चात उनके सूक्ष्म नामों का ज्ञान प्रदान कराना था, अर्थात बालकों की व्यक्तिगत क्षमता एवं प्रवृत्ति पर उनके स्वच्छंद विकास की प्रणाली को निर्धारित करना ही इस पुस्तक का या कमेनियस का मूल ध्येय था। वे बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और प्रवृत्ति पर उनके स्वच्छंद विकास की प्रणाली को निर्धारित करना चाहते था। तो जहां हम बात करते हैं बालकों की स्वतंत्रता की, तो वहां ऐसे बालक जो विकलांग थे, अपंग थे, असक्षम थे, उन पर भी धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाने लगा। इसके पश्चात 18वीं शताब्दी में बालकों की शिक्षा के लिए प्राय 2 प्रणालियां विकसित हुई, जिसमें प्रथम थी बाल विकास के अध्ययन की दार्शनिक शाखा और दूसरी धारा के अंतर्गत बालकों का अध्ययन नित्य प्रतिदिन के अवलोकन द्वारा किया जाने लगा। इन प्रणालियों को क्रमशः बाल अध्ययन की परोक्ष एवं प्रत्यक्ष विधि की संज्ञा दी जा सकती है। इस समय के प्रमुख समर्थक एवं कार्यकर्ता जॉन लॉक, रूसो, हर्बर्ट इत्यादि थे। इन शिक्षाविदों के विचारों ने बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का सूत्रपात किया और बालकों के सहज विकास को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की। इसी समय फ्रोबेल, जो कि एक प्रमुख शिक्षाविद थे और जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का विकास किया, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों को प्राकृतिक शिक्षा या प्राकृतिक विकास पर बच्चों के बल दिया। तो 18वीं शताब्दी में भी बालकों के स्वतंत्र विकास पर बल दिया जाने लगा। इनमें वे बालक भी आते थे जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग थे। 18वीं शताब्दी के उपरांत 19वीं शताब्दी को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण धीरे धीरे होने लगे जो बालकों के व्यवहारों पर केंद्रित थे या उनको समझने के लिए कारगर सिद्ध हुए। इस समय 1891 में मनोवैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की जाने लगी, जिनके अंदर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जाने लगा। भिन्न भिन्न प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया गया, जो पूर्ण रूप से बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर केंद्रित
होते थे। 1896 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक उपचार गृह की स्थापना की गई। इससे पूर्व 1857 में शिशु निर्दयता अवरोध समिति का गठन किया गया। 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में शिशु सेटलमेंट हाउस की स्थापना की गई एवं 1899 में फ्लोरेंस एच विंटरबर्न ने फ्रॉम द चाइल्ड्स स्टैंड पॉइंट नामक एक पुस्तक का निर्माण किया और इसके द्वारा उन्होंने विकलांग बालकों के अभिभावकों को भी इस ओर, यानी विकलांग बालकों के अभिभावकों को उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता देने का प्रयास किया, जिससे कि वो भी अपने बालकों को शिक्षा दे सके, शिक्षित कर सके। तो इस रूप में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के हालांकि उत्तरार्ध में इस रूप में कोई, पूर्वार्ध में इस क्षेत्र में इतना प्रचुर विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके पूर्वार्ध में इसकी तीव्रता रही और काफी कार्य किया जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के विकास के क्षेत्र में अध्ययन को देखते हुए 20वीं शताब्दी में शिशु अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा और इसीलिए इस 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी के रूप में भी जाना जाने लगा, क्योंकि इससे पूर्व 19वीं शताब्दी में जहां मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण होने लग गया था या उस क्षेत्र में काफी विकास हो गया था, तो अब इस 20वीं शताब्दी तक आते आते शिशुओं के व्यवहारों पर अध्ययन के क्षेत्र में काफी कार्य किया जाने लगा। इस समय पूर्व प्रचलित जीवन प्रणाली के स्थान पर शिशुओं के व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं अध्ययन की गति को नवीनता प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न तत्वों पर कार्य किए जाने लगे। ये इन भिन्न तत्वों में हम देखते हैं, सर्वप्रथम है बालकों की विभिन्न क्षमताओं का विशेष अध्ययन। अभी तक बालकों के विकास पर ध्यान दिया जाता था, किंतु 20वीं शताब्दी में उनकी विविध क्षमताएं हैं उन पर भी कार्य किया जाने लगा। इसके अंतर्गत जैसे ज्ञानार्जन हेतु उनके भावात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियां, उनकी चारित्रिक प्रवृत्तियां, नैतिकता, खेलकूद, उनकी जिज्ञासाएं, सामाजिकता आदि का उन पे अध्ययन किया जाने लगा और इस रीति पर किए गए अध्ययन यानी व्यवहार के इन पक्षों पर किया गया अध्ययन उनके पाठ्यक्रम निर्माण में काफी सहायक सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त समाज के अपसमायोजित बालकों का भी अध्ययन इस काल में या इस शताब्दी में किया जाने लगा और इस अध्ययन की सहायता भिन्न भिन्न प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण बनाए गए थे उनके आधार पर मिल सकी। इन बुद्धि परीक्षणों के आधार पर बालकों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें सर्वप्रथम था मानसिक दुर्बल बालक, दूसरे अपसमायोजित बालक और तीसरे तीव्र बुद्धि बालक। बालकों की ये श्रेणियां उनको देखने में समाज में सामान्य लगने वाले बालक बुद्धि परीक्षणों के आधार पर जब उनका विभाजन किया गया तो इस रूप में दृष्टिगत होने लगे। तो इस तरह से उनका विभाजन उनके पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए काफी सुविधापूर्ण बन पाया। जैसे हम देखें मानसिक दुर्बल बालक की जानकारी बुद्धि परीक्षणों के आधार पर करके उनके लिए विशेष समूहों का निर्माण किया गया तथा उन विशेष समूहों के अंतर्गत उनके अनुकूल, उनकी योग्यताओं के अनुकूल, उनकी क्षमताओं के अनुकूल उनके स्तरीय शिक्षा या पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। समाज के अपसमायोजित बालक जो किन्हीं कारणों से, चाहे वो मनोवैज्ञानिक चिंताएं हैं चाहे शारीरिक चिंताएं हैं, के आधार पर बालकों का मनोवैज्ञानिक उपचार किया गया और उस उपचार के माध्यम से उनको शिक्षा के अंतर्गत निहित किया गया। समाज के तीव्र बुद्धि बालक अपने आप में एक समस्या के रूप में होते हैं, जिन्हें हम समस्यात्मक बालक के रूप में नहीं समझ पाते हैं, किंतु उनकी समस्या ये होती है कि वो अपने बराबर के बालकों से अधिक ज्ञान रखते हैं और अधिक जल्दी उस चीज को समझ जाते हैं। समझने के उपरांत जो समय उनके पास रहता है उसमें उनको सही दिशा दी जाए, इसका प्रयास हम नहीं कर पाते। ये अनदेखी उन्हें गलत मार्ग पर ले जाती है। अतः इस चीज को ज्ञात करने के बाद में उनके लिए भी उनके अनुसार, उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, जिससे कि वो अपनी उन क्षमताओं का अधिक उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त व्यवहारों के आधार पर शिशु अध्ययन भी किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में प्रचलित बाल विकास के अध्ययन की जीवन पद्धति द्वारा प्रत्येक बालकों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से ही हो पाता था। उसी आधार पर बाल समूहों की गतिविधियों का भी अनुमान लगाया जाता था। तो इस कारण से यह पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक न होकर दोष युक्त हो जाती थी।
लेकिन वर्तमान शताब्दी में अध्ययन का आधार बालक का व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के व्यवहारों को मानकर किया जाने लगा, जिससे इसमें वैज्ञानिकता का या वस्तुनिष्ठता का अधिक समावेश हुआ और यह अनुमान का स्थान प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव के रूप में होता था। अतः ये ज्यादा वस्तुनिष्ठ बन पाया। इसके अतिरिक्त बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन बालकों के विकास में अंतर एवं कारणों का पता लगाने में सुगमता एवं पाठ्यक्रम चयन में सुविधा हेतु बालकों का बुद्धि परीक्षण करके उनका विकास करने का प्रयास किया गया। यानी जो बात हमने पहले भी की थी उसी तरह से बुद्धि परीक्षणों का निर्माण करके या उनका अध्ययन करके बालकों के विकास में कहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, क्या उनके कारण है, दो बालकों में क्या व्यक्तिगत भिन्नता है, इनको जानने का प्रयास करके उनके लिए उसी तरह के पाठ्यक्रम का चयन करने का प्रयास भी अब किया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त पूर्व विद्यालय बालकों का अध्ययन हम देखते हैं कि जन्मजात शिशु के अध्ययन की प्रणाली 20वीं शताब्दी की ही देन मानी जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी उसमें समाज के जो ढांचा था जिसके अंतर्गत शिशुओं की देखभाल, समाज में बड़े व्यक्ति या वयस्क लोगों का कार्य और वृद्ध लोगों के प्रति देखभाल की भावना जो थी, वो इस तरह का जो ढांचा था वो पूर्ण रूप से चकनाचूर हो चुका था। ऐसी स्थिति में शिशुओं के पालन पोषण की असुविधाओं ने इस वर्ग की स्थिति बड़ी ही दयनीय कर दी थी। शिशुओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। फलतः मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट हुआ और जन्मजात शिशु को एक प्राणी शास्त्रीय मानव समझकर उस पर भी अध्ययन किया जाने लगा और शिशुओं के आधार पे यानी उनके आधार पर एक वयस्क व्यक्ति का समाज में निर्माण करने का प्रयास किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि कालांतर से चले आ रहे शिक्षा के क्षेत्र में विकास ने कहीं न कहीं परोक्ष रूप में बाल विकास के अध्ययन पर ध्यान दिया, साथ ही साथ विकलांग बालकों की शिक्षा के विकास में भी इस क्षेत्र में कार्य हो पाया या विकास बढ़ पाया। अगर हम बाल विकास या विकलांग बालकों के विकास की बात करें तो भारत में यह कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही संभव हो पाया, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भी विकलांग बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में वही स्थिति थी जो अन्य देशों में थी। इस समय शिक्षा दूर विकलांग बालकों को उसी प्रकार से समाज में घृणा की दृष्टि से या कलंक की दृष्टि से देखा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भी विभिन्न जो शिक्षा आयोगों ने थे अपने समय समय पर इस पर काफी कार्य किया, अपने अधिनियम और नियम बनाए और विकलांग शिक्षा हेतु भिन्न भिन्न कार्य किया। इन विभिन्न कार्यों को हम आगे आने वाली इकाइयों में विस्तार से पढ़ेंगे। इस तरह से आज के इस यूनिट में हमने किस तरह से शिक्षा के विकास के साथ साथ विकलांग बालकों की शिक्षा का भी विकास विश्व में हुआ, इसका अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।